क्लास में हमने आपको इनकम फ्रॉम ग्रेच्युटी बिफोर रिटायरमेंट के क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे आगे के। तो क्वेश्चन नोट कर ले पहले। मिस्टर पी गेट्स अ सैलरी मिस्टर पी। ठीक, तो एम्प्लॉय का नाम मिस्टर पी है। सैलरी उनको मिल रही है 30,000 पर मंथ। ठीक है, फिर लिखा ही ऑल्सो गेट्स डियरेंस अलाउंस एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो लिखा है DA एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। इट मीन्स कि सैलरी का 10% DA बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये DA में जाके ऐड हो जाएगा जब हम लोग सैलरी जो निकालेंगे उसमें। ठीक है, बेसिक सैलरी में जाके ये ऐड नहीं हो जाएगा। सिर्फ DA का अमाउंट कितना है वो निकालने के लिए बस कहा गया कि 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, फिर लिखा है कि हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ। तो उसको HRA मिल रहा है। HRA मिल रहा है 5,000 पर मंथ का, 5,000 पर मंथ। एंड प्रॉक्टर्स अलाउंस। प्रॉक्टर बताइए सबको क्या होते हैं। प्रॉक्टर्स मीन सुपरवाइजर्स। प्रॉक्टर अलाउंस 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ही वॉज आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। तो उसमें लिख ले रहे ये कुछ पॉइंट्स है। फॉर 3 मंथ्स, employee was out of India. Employee was outside India. ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है was out of India for 3 months and the salary and allowance for the period were paid to him. Means क्या हुआ कि सैलरी और DA और HRA ये तो मिल रहे थे उसको, ये इसने रिसीव किए हैं। इवन वो इंडिया के बाहर था लेकिन उसको उन 3 महीने के लिए उसको सैलरी भी मिली है, DA भी मिला है और HRA भी मिला है। ठीक है, लेकिन लिखा ही वॉज नॉट पेड एनी प्रॉक्टर्स अलाउंस वाइल ही रिमेन्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो नहीं मिला है वो क्या है, प्रॉक्टर्स अलाउंस। प्रॉक्टर्स अलाउंस ही डिड नॉट रिसीव। फॉर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स वही हैं जितने महीने वो बाहर रहा है। ठीक है, फिर लिखा he was not paid any proctor's allowance while he remained outside India. He was paid 4,000 per month as a rent of the house. तो 4,000 rupees, 4,000 as rent of house. ठीक है, फिर लिखा है he also owned a scooty which he used for the purpose of employment in India, for which he did not get any conveyance allowance. ठीक है, तो उसके पास एक स्कूटी थी, स्कूटर था उसके पास। ठीक है, जो उसने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया, मीन्स ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया है। ठीक, इसे याद रखिएगा, कार नहीं है ये, स्कूटी है। ठीक है, स्कूटर है ये। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया मीन्स उसने अपने कंपनी वर्क के लिए यूज़ किया। कंपनी के लिए कहीं कोई काम है, आना जाना उसको पड़ा तो उसने अपना खुद का स्कूटर यूज़ किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसको कंपनी ने कन्वेंस अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया, स्कूटर के खर्चे के लिए उसको नहीं प्रोवाइड किया। अगर ख़राब हो गई तो नहीं प्रोवाइड किया, पैसे उसको नहीं प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो जो ये स्कूटर का जो अलाउंस, जो ये स्कूटर के जो ये यूज़ किया है, ये उसका कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें लिख रहे हैं नो डिडक्शन विल बी अलाउड रिगार्डिंग द स्कूटर, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो इसमें यहाँ पहले लिख लो उसको, नो डिडक्शन विल बी अलाउड regarding
द स्कूटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको नोट कर लेना इसको। इसकी जो लाइन है, स्कूटर की जो लाइन है वो हम पढ़ दे रहे हैं दोबारा। क्या है स्कूटर के लाइन में, ये लिखा हुआ है कि ही ऑल्सो ओन्ड अ स्कूटर। मीन्स क्या है, ओन्ड मीन्स क्या, एम्प्लॉय की खुद की स्कूटर थी, विच ही यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट पर्पस मीन्स उसका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, वो एक एम्प्लॉय था, किसी कंपनी में काम करता था, उसने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ किया इन इंडिया, फॉर विच ही डिड नॉट गेट एनी कन्वेंस अलाउंस, उसको कोई भी कन्वेंस अलाउंस नहीं मिला है, ठीक है। फाइंड आउट इज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है 1920 का निकालना है हम लोग को, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो हमें सबसे ज़रूरी काम जो है, सबसे ज़रूरी क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ब्रैकेट में लेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, ठीक है। अब पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या देखें इसमें, पहला पॉइंट है सैलरी। तो सैलरी कितनी दी हुई है, सैलरी हमारी है 30,000, 30,000 है, इंटू 12 कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3,60,000, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन हो, जैसा भी हमें आगे क्वेश्चन का एक पॉइंट है HRA है, तो वो वर्किंग नोट पे करना है, ठीक है। उसको नीचे ना शो कर देना। ये यहाँ पे जो ये प्रॉपर 1 2 3 चलेगा, जो भी वर्किंग नोट्स है, जो भी कैलकुलेशन होंगे उनको साइड में, या फिर कुछ पेज छोड़ के, स्टार्टिंग का कुछ पेज छोड़ के फिर क्वेश्चन सोल्यूशन करना, या फिर मतलब एंड में करना, ठीक है, बीच में ना कर देना। सेकेंड पॉइंट है DA। DA दिया था एट अ रेट ऑफ 10%, ये दिया था, ये सब हम लिख रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 10%। तो अब जो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे ना, इसको एंड में जाके करना, बीच में ना करना यहाँ पर, ठीक है। तो वर्किंग जो नोट है वो है 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी है। तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है, तो 10% ऑफ 3,60,000, ये आ जाएगा हमारा 36,000। तो हमारा DA कितना हो जाएगा, 36,000। एक चीज़ और याद रखना कि इसमें DA में कंडीशन मैंने नहीं बताई कि लिखी है कि नहीं लिखी है, तो ये मतलब हुआ कि कंडीशन मेंशन है नहीं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आते हैं प्रॉक्टर्स अलाउंस में। प्रॉक्टर्स अलाउंस, प्रॉक्टर्स को अलाउंस जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1,000 का, 1,000 है। लेकिन कहा गया कि वो 3 महीने, जितने 3 महीने के लिए वो बाहर रहा है, तो 3 महीने के लिए उसको सैलरी मिली थी, DA मिला था, HRA मिला था, लेकिन उसको प्रॉक्टर्स अलाउंस नहीं मिला था। तो हम लोग जब प्रॉक्टर अलाउंस कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो 3 महीने वो बाहर रहा, बाहर मतलब फॉरेन में रहा है, उसके लिए उसको नहीं मिला प्रॉक्टर्स अलाउंस, तो सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 9,000। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं, HRA है। इसका भी जो वर्किंग नोट है एंड में करना, ठीक है। तो इसका नंबर 1 डाल लेना, ये नंबर 1 वर्किंग नोट है, ये नंबर 2 वर्किंग नोट है, ठीक है। अब नंबर 2 वर्किंग नोट में क्या है पहले देखो, समझ लो, इतना कॉपी हो गया हो, ठीक है। अब हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, HRA वाला पॉइंट कराएंगे। फोर्थ पॉइंट है HRA। HRA के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो HRA के लिए पहले क्या रूल्स क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। HRA का जो रूल है वो है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। फर्स्ट रूल क्या है,
एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ठीक है। तो एक्चुअल HRA रिसीव कितना हो रहा है, एक्चुअल HRA ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल HRA जो हमें रिसीव हो रहा है कंपनी की तरफ से, वो सीधे से लिखा था कि HRA में 5000 पर मंथ रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो 5000 पर मंथ मीन्स 5000 इंटू 12, आंसर आ जाएगा 60,000 का, ठीक। सेकेंड रूल है रेंट पेड माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो पहले रेंट पेड कैलकुलेट करते हैं। तो रेंट पेड कितना था, रेंट पेड था 4000 रुपीज, ठीक है, 4000 था पर मंथ। तो 4000 इंटू 12 कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 48,000। और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या लेंगे, सैलरी इंक्लूड क्या करेगा अभी देखते हैं। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, DA, कमीशन, ठीक। बेसिक सैलरी कैसे होती है, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन, लेकिन ना तो हमें कमीशन दिया है, DA दिया लेकिन कंडीशन मेंशन नहीं, इसलिए DA नहीं लेंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे। तो 10% ऑफ 3,60,000 निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 36,000। जब 48,000 माइनस 36,000, ये रेंट पेड है हमारा, ये 10% ऑफ सैलरी है, जब माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 12,000 का। तो सेकेंड रूल का आंसर आ गया है 12,000, ठीक है, ये है सेकेंड रूल का आंसर। अब थर्ड जो रूल है वो है 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, ये रूल है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन में आपने सुना होगा कहीं भी हमने किसी भी सिटी, पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं लिया, तो ये हम मान लेंगे कि सिटी नहीं दी है, तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, DMKC वाला रूल नहीं लगेगा, 40% ऑफ सैलरी हम लोग ले लेंगे। तो 40% ऑफ सैलरी, सैलरी फिर वही मतलब है कि 40% ऑफ 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 का जब हम लोग 40% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,44,000, ठीक है। जब हमने निकाला तो हमारा आ गया आंसर 1,44,000। तो हमने तीनों रूल्स के अमाउंट निकाल लिए हैं। फर्स्ट रूल का अमाउंट है 60,000, सेकेंड रूल का अमाउंट है 12,000 और थर्ड रूल का अमाउंट है हमारा 1,44,000। तो क्वेश्चन अगर 4 नंबर वाला है, तो अगर HRA पूछा जा रहा है तो एग्जेम्प्ट वाला कितना है, एग्जेम्प्ट वाला है 12,000, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, रूल यही है। तो एग्जेम्प्ट वाला कौन सा हो जाएगा, 12,000, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल कैलकुलेशन सिर्फ HRA की तो कर नहीं रहे, हम पूरा अपनी पूरी कंप्यूटेशन और टैक्सेबल सैलरी कर रहे हैं, पूरी टैक्सेबल सैलरी कितनी है वो निकालना है। तो यहाँ पर टैक्सेबल क्या होगा, फिर से वही करना है, जो एक्चुअल रिसीव हो रहा होगा उसमें से एग्जेम्प्टेड माइनस कर देंगे, तो 60,000 माइनस 12,000, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 48,000। तो 48,000 जो होगा ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर हम टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो जो HRA लिखेंगे तो इसके आगे लिख देंगे 48,000। तो ये पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट है, ये पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट कहते हैं इसको, ठीक है। इसको एंड में शो कर लेना है, फिर स्टार्टिंग में शो करना, लेकिन इसको शो करना बहुत ज़रूरी है वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HRA वाला पार्ट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। अब 4 पॉइंट्स को एक बार एक साथ लिख ले रहे हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट हमारी थी सैलरी, फर्स्ट पॉइंट थी हमारी
सैलरी थी हमारी 3,60,000 की। सेकेंड पॉइंट था हमारा डीए था 36,000। थर्ड पॉइंट था प्रॉक्टर्स अलाउंस जो कि था 9,000 ओनली फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स जो कितने थे वो एम्प्लॉय जो था वो बाहर रहा, उसको प्रॉक्टर अलाउंस नहीं मिला। फोर्थ पॉइंट था एचआरए में जो टैक्सेबल वाला पार्ट था वो कितना निकल के आया था 48,000। तो ये हमारे टोटल 4 चीज़ें होगी जो हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इन चारों को हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के बाद टोटल निकल के आएगा इसका 4,53,000। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, ये हमारी हो जाएगी ग्रॉस सैलरी। ठीक, अब इसमें से लेस क्या करते हैं हम लोग, पता तो होगा ही, एसडी माइनस कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। माइनस करते करते कितना कर देंगे 40,000। तो 40,000 से माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4,13,000। 4,13,000 आंसर हो गया हमारा। तो इस पे हम अब टैक्स भरेंगे, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी है। हमें सबसे ऊपर हमने क्वेश्चन के ऊपर सबसे करने से पहले हमने क्या लिखा था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। तो हमने हमारी टैक्सेबल सैलरी कितने निकल के आई है 4,13,000। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ कि ए गेट्स 18,000 पर मंथ एज सैलरी। तो 18,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। ठीक है, फिर लिखा डीए एट अ रेट ऑफ 10%। डीए है एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ही इज गेटिंग अ एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 8,000। ये दिया हुआ है हमें 8,000 पर मंथ पर एनम, पूरे साल का दिया हुआ ये। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ही रिसीव्ड अ बोनस ऑफ 3 मंथ सैलरी। तो बोनस बराबर है 3 मंथ सैलरी के, 3 मंथ सैलरी। ठीक है, फिर लिखा इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द रेंट फ्री हाउस, ब्रैकेट में लिखा है अनफर्निश्ड, ऑलरेडी मेंशन है रेंट फ्री हाउस है, और ब्रैकेट में लिखा है कि अनफर्निश्ड हाउस है। ठीक है, अनफर्निश्ड, ध्यान रखिएगा कि रूल कौन से हो सकते हैं। और फिर ये भी लिखा है इन अ टाउन हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 4 lakhs। तो पॉपुलेशन भी मेंशन है, पॉपुलेशन लेस देन 4 lakhs है। ठीक है, 4 lakhs की लेस देन पॉपुलेशन है। और फिर लिखा हुआ है कि फेयर रेंट भी मेंशन है। ठीक है, मैं इससे कुछ मतलब तो नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पॉपुलेशन जो दे दी गई उससे हमें ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन अनफर्निश्ड में है और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालना है। रेंट फ्री जो रेंट फेयर रेंट दिया है सिर्फ एक कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज ना होना बस। ठीक है, 5,000 पर मंथ है। ये फेयर रेंट मीन्स होता है, क्या होता है फेयर रेंट मीन्स ये होता है कि उस घर जिस एरिया में जो घर है वो उसकी कीमत कितनी है। अगर वो घर उठेगा रेंट पे, कोई अगर लैंडलॉर्ड से कोई वो घर अगर किराए पे देगा तो वो 5,000 तक उस एरिया के हिसाब से उस घर की कीमत होगी 5,000 पर मंथ। ठीक है, अब लिखा है कि फाइंड आउट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर 18-19। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा ये भी क्वेश्चन नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सैलरी कितनी दी है, सैलरी हमारी दी हुई 18,000 पर मंथ। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी 2,16,000। ठीक है, फिर दिया हुआ डीए
DA में दिया था कि एट 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ जब सैलरी निकालेंगे 10% ऑफ 2,16,000 तो आ जाएगी 21,600, ठीक है। उसके बाद बोनस, तो बोनस दिया हुआ है 54,000 का। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि 3 मंथ सैलरी के बराबर है, तो 3 मंथ सैलरी 18,000 पर मंथ की थी, तो 3 महीने की हो जाएगी 54,000, ठीक है। फिर EA दिया हुआ है, EA मीन्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। EA दिया हुआ है, वो ऑलरेडी पूरा पर एनम दिया है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी 8,000 का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद वैल्यू ऑफ रेंट फ्री, ये कैलकुलेशन आती है इस पर, बहुत ईजी है। रेंट फ्री इसमें कैलकुलेट कैसे करना है, कोई कुछ नहीं देखना है, रूल ऑलरेडी पहले से हम लोग को पता है कौन से लगाने हैं, क्योंकि पॉपुलेशन दे दी गई है, और पॉपुलेशन वो भी क्या दी हुई है, पॉपुलेशन लेस देन 4 लाख की, तो मीन्स क्या हुआ, हम लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब पता ही हो क्या है, सैलरी का मीन्स बेसिक सैलरी, DA, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी है, DA में कंडीशन मेंशन नहीं है, बोनस और अलाउंस, एक ही अलाउंस से कमीशन भी दिया नहीं है, तो सिर्फ 3 ही चीज़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है हमारी, दी है 2,16,000, बोनस दिया है हमारा 54,000, और एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है हमारा 8,000, ठीक है। इन तीनों चीज़ को ऐड कर लेंगे, तो तीनों चीज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारा जो सैलरी निकल के आएगी वो होगी 2,78,000। अब इसका हम लोग 7.5% निकालेंगे, अब इसका जो होगा इसका हम निकालेंगे 7.5%, तो 7.5% निकल के कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, इसका आ जाएगा 20,850, 20,850 इसका आंसर आ जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री का सामने लिख देंगे 20,850, वर्किंग नोट ये है, ठीक है, इसको वर्किंग नोट का पार्ट बनाइएगा। अब ये चीज़ें दे दी गई हैं, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक। ऐड करने पे जो भी आंसर आए वो ग्रॉस सैलरी होगी हमारी, ठीक है। उसमें से हम लोग सैलरी डिडक्शन माइनस करेंगे और उसके बाद हमारी निकल के आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। कैलकुलेट करिए, तो हमारा टोटल निकल के आएगा 3,20,450, ये हमारा GS मीन्स ग्रॉस सैलरी है। लेस कर देंगे SD स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का, आ जाएगा हमारा टैक्सेबल सैलरी जो कि है 2,80,450, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी है। सेकंड सोल्यूशन के लिए हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी नहीं लिखा था, लेकिन वो लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन बता दी थी जब हमने दूसरे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन उसको लिखना ना भूलिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है वो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कुछ इसमें नए पॉइंट्स मिले, जैसे प्रॉक्टर अलाउंस आपको नया मिला है, और ये पॉपुलेशन वाला भी क्वेश्चन, जैसे आप बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रेंट फ्री में कौन सा रूल लगाएं, तो इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया है कि अगर पॉपुलेशन गिवन है तो कौन सा रूल लगाना हमें ज़रूरी है। अगर यही रेंट फ्री में अगर पॉपुलेशन तो चली दे दी गई थी, अगर इसमें कोई फर्नीचर भी प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई हायर चार्जेस होते हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आज यहीं तक था, 2 क्वेश्चन हमने कराए हैं, कोई भी डाउट हो उनको समझ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।